जय हिंद दोस्तों। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस हिस्ट्री सीरीज में हम लेकर आए हैं 23 सितंबर के कुछ ऐसे पॉइंट, हिस्ट्री पॉइंट, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू कर देते हैं फटाफट से हम इन पॉइंट्स को। पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो सऊदी अरेबिया के बारे में है। द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया एस्टैब्लिश्ड इन 1932 ऑन 23 सितंबर, यानी आज के दिन ही जो सऊदी अरेबिया है उसी किंगडम को फाउंड किया गया था और उसको फाउंड करने वाले व्यक्ति का नाम था इब्न सऊद। देखिए ये इंपॉर्टेंट नाम है कि किसने सऊदी अरेबियन किंगडम को बनाया था, तो उसका नाम था इब्न सऊद। कुल मिला के 4 क्षेत्र थे जिनको जोड़कर इसने सऊदी अरेबिया बनाया था। अगर उनके नामों की हम बात करें तो नाम मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए पहला नाम था हिजाज, ठीक है, ये एक क्षेत्र का नाम था वहां पर। दूसरे का नाम था नाज, यानी NAJD नाज। तीसरे का नाम था ईस्टर्न अरेबिया, जिसे उस समय कहते थे अल अहासा, ईस्टर्न अरेबिया का पार्ट था। और चौथा था साउदर्न अरेबिया, जिसे हम कहते थे असीर। तो इस तरह के 4 पार्ट को मिलाकर इन्होंने सऊदी अरेबिया किंगडम बनाई थी। देखिए अरेबिया की अगर बात करें तो जो मुस्लिम प्रॉफिट थे पहले मोहम्मद साहब, उन्होंने अपनी जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, जो मुस्लिम क्षेत्र था, उसको अरेबियन कंट्रीज में बनाया था, यानी अरेबियन क्षेत्र के रूप में उसको बनाया था। और उसी अरेबियन क्षेत्र को फिर उन्होंने सऊदी अरेबिया बनाया। जो 4 क्षेत्र थे उनको जोड़कर सऊदी अरेबिया का निर्माण इन्होंने किया। अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें तो देखिए सऊदी अरेबिया पूरे विश्व में 12वां सबसे बड़ा देश है, यानी पूरे विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां सबसे बड़ा देश है। और अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में ये 5वां सबसे बड़ा देश बन जाता है सऊदी अरेबिया। ठीक है, अगर ऐसी हम लोग अरब कंट्रीज की बात कर लें तो अरब कंट्रीज में केवल अल्जीरिया नामक कंट्री जो है वही इससे बड़ी है। बाकी दूसरा सबसे बड़ा अरेबियन कंट्रीज में जो देश है वो सऊदी अरेबिया ही हो जाता है। सऊदी अरेबिया 2 तरीकों से फेमस है। यहाँ पर 2 फेमस मस्जिद भी हैं, इसीलिए सऊदी अरेबिया को हम लोग लैंड ऑफ 2 होली मॉस्क भी कहते हैं। अल मस्जिद अल हरम जो कि मक्का में है, और दूसरी मस्जिद जो है वो है अल मस्जिद अल नवाबी जो मदीना में है। 2 पाक शहर हैं मुस्लिम धर्म के, मक्का और मदीना, जो सऊदी अरब में ही हैं। वहाँ पर स्थित 2 मस्जिदों के लिए हम लोग सऊदी अरेबिया को द लैंड ऑफ द होली मॉस्क भी बोलते हैं। देखिए 1938 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है सऊदी अरेबिया के लिए, क्योंकि 1938 में ही सऊदी अरेबिया में पेट्रोलियम की डिस्कवरी हुई थी, पेट्रोलियम की खोज हुई थी। और उसके बाद से जो सऊदी अरेबिया है वो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर बन गया, यानी पूरे विश्व में सेकंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है सऊदी अरेबिया। और अगर हम बात करें एक्सपोर्टर की तो वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है ऑयल का सऊदी अरेबिया। देखिए 2 क्वेश्चन है, अगर पूछता है ऑयल प्रोड्यूसर तो उसमें सऊदी अरेबिया सेकंड नंबर पर है, अगर पूछता है ऑयल एक्सपोर्टर तो सऊदी अरेबिया वर्ल्ड में पहले नंबर पर है। अगर हम G20 ग्रुप की बात करें तो G20 ग्रुप में भी जो सऊदी अरेबिया है वो अकेली अरेबियन कंट्री है जो G20 ग्रुप का पार्ट है। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि G20 में कौन सी एक अरेबियन कंट्री है, तो उसका नाम सऊदी अरेबिया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। 1908 में आज ही के दिन जो हमारे राष्ट्र कवि जिनको बोला जाता है रामधारी सिंह दिनकर, उनका जन्म हुआ था बिहार के बेगूसराय में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लीजिए। देखिए रामधारी सिंह दिनकर जी जो थे ये आज़ादी से पहले एक विद्रोही कवि के रूप में जाने जाते थे और अपनी कविताओं के माध्यम से वीर रस का प्रचार करते थे, जिसमें अंग्रेजी सत्ता और तमाम तरह की चीज़ें उसमें दिखती थी। और क्रांतिकारियों को बहुत प्रमोट भी करते थे, बहुत इंकरेज करते थे अपनी कविताओं से। तो विद्रोही कवि के रूप में जाने जाते थे और आज़ादी के बाद इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई, राष्ट्र कवि के रूप में ये लोग जाने जाने लगे। अगर हम बात करें रामधारी सिंह दिनकर जी की तो इन्होंने सभी अपने जो इनके कृतियां हैं, सभी जो इनकी रचनाएं हैं वो वीर रस से ही प्रेरित हैं, वीर रस की रचना है। लेकिन अगर हम उर्वशी की बात करें तो उर्वशी जो है, उर्वशी इनकी रचना थी जिसमें श्रृंगार रस की बात की गई थी। और इस उर्वशी ग्रंथ के लिए ही जो रामधारी सिंह दिनकर हैं इनको भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड की प्राप्ति हुई थी, जिसका सन था 1972। याद कर लीजिए, अगर पूछेगा रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ किसके लिए मिला तो उर्वशी नामक जो इनका ग्रंथ था उर्वशी, उसके लिए इनको जो भारतीय ज्ञानपीठ था वो अवार्ड मिला था। इसके अलावा श्रृंगार रस की बात करें तो कुरुक्षेत्र भी हम कह सकते हैं, लगभग लगभग वहां भी श्रृंगार रस का कुछ प्रयोग किया था। हालांकि महाभारत के ऊपर बेस्ड थी कुरुक्षेत्र।
देखिए, बिहार बेगूसराय में जन्म के बाद 1959 में रामधारी सिंह दिनकर को पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिया गया था। पद्म विभूषण से भी ये नवाजे गए थे सन 1959 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इनकी एक फेमस बुक और भी है, संस्कृति के 4 अध्याय, जिनके लिए इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी मिला था। तो बहुत रिनोन कवि रहे हैं अपने जीवन काल में, भारत की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। राष्ट्रकवि इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि बहुत फेमस कवि रहे हैं। उसके बाद फिर राज्यसभा सांसद भी रहे हैं, लगातार 3 बार राज्यसभा के लिए चुने गए थे अपने रामधारी सिंह दिनकर जी। इसके अलावा अगर प्रमुख कृतियों में बात करें तो रश्मि रथी इनकी बहुत फेमस कृति है, जो बहुत फेमस है और लोगों द्वारा बहुत पसंद की जाती है। इसके अलावा रेणुका है, होंकार है, उमरा है, ज्वार है, ऐसी कई सारी रिनोन पुस्तकें, रिनोन रचनाएं इन्होंने लिखी हैं रामधारी सिंह दिनकर जी ने। तो आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था 1908 में बिहार के बेगूसराय में। अगली बात कर लेते हैं 1803 में। तो आज ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने असाय के युद्ध में मराठा सेना को हराया था। जो ब्रिटिश सेना थी उसकी तरफ से लड़ रहे थे ऑर्थर वेलेजली, इनका नाम सुना होगा हमने, वेलेजली का नाम सुना होगा। तो वेलेजली ही इनकी तरफ से लड़ रहे थे ब्रिटिश कंपनी की तरफ से। और उसके अलावा जो ब्रिटिश और मराठा की बात करें तो ब्रिटिश और मराठाओं में कुल मिला के 3 युद्ध हुए हैं। अगर हम पहले युद्ध की बात करें तो पहला युद्ध हुआ था 1775 से लेकर और 1802 तक चला था। उसके बाद दूसरा युद्ध हुआ था 1803 से लेकर 1805 तक। और जो तीसरा युद्ध हुआ था, जिसे हम पिंडारी युद्ध भी बोलते हैं, वो चला था 1817 से लेकर 1818 तक। ऐसे 3 युद्ध हुए। इन तीनों युद्धों में से जो सेकंड युद्ध था, यानी जो 1803 से 1805 तक जो युद्ध लड़ा गया था, उसी युद्ध की एक घटना है। उसी युद्ध के अंदर एक लड़ाई लड़ी गई थी, जिसे हम बोलते हैं असाय की लड़ाई, यानी बैटल ऑफ असाय। उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठा सेना को हरा दिया था। वहां पर यह हार इनकी हुई थी। तो ये 1803 में हुई थी, ये आपको यहाँ से ध्यान में कर लेना है। अगली बात कर लेते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रीडम फाइटर के बारे में है, राव तोलाराम जी के बारे में। ये उनका फोटो है राव तोलाराम जी का। तो इनके बारे में पॉइंट है, आज ही के दिन 1857 में विद्रोह में प्रमुख भूमिका निभाने वाले जो स्वतंत्रता सेनानी थे राव तोलाराम जी, इनका 1863 में निधन हो गया था। तो आज ही के दिन ये घटना हुई थी 23 सितंबर को। देखिए, राव तोलाराम जी एक यदुवंशी अहीर राजा थे, जो रेवाड़ी जगह के राजा थे। रेवाड़ी में इनका राज चलता था। अगर हम बात करें 1857 वॉर की, 1857 में जो भारतीय क्रांतिकारियों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए जो संग्राम किया था, उसमें हरियाणा प्रदेश में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था राव तोलाराम जी ने। इन्होंने उस जमाने में देखिए 5000 सैनिकों की फौज इकट्ठी कर ली थी, और उनको जो बंदूकें थी बनाने के लिए, जो हथियार गोला बारूद बनाने के लिए था, उसके लिए भी एक छोटी सी प्रयोगशाला, छोटे सा एक कारखाना टाइप का इन्होंने उस समय बनाया था, जो कि ये छोटी छोटी बंदूकें और हथियार गोला बारूद बनाता था। ऐसा हथियार निर्माण कारखाना भी इन्होंने उस समय बनाया था। और उसके बाद से सारे काम करते रहते, बहुत सारे इन्होंने काम किए थे, बहुत लोगों के साथ ये काम में रहे थे, और क्रांतिकारी आंदोलन में इन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई थी। अगर हम बात करें तो उस समय 1857 में देखिए इन्होंने 45,000 रुपए, जो उस समय जनरल थे, जनरल बख्त खान, जो अपने बहादुर शाह जफर थे आखिरी मुगल बादशाह, तो उनकी तरफ से जनरल बख्त खान थे, उनके हाथ इन्होंने 45,000 रुपए करीब भिजवाए थे दिल्ली में, ताकि सहायता हो सके मुगल बादशाह की, और बाकी जो अंग्रेज उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका विद्रोह हो सके, उससे युद्ध जीता जा सके। राव तुलाराम यही नहीं रुके। राव तुलाराम हरियाणा से निकल के राजस्थान पहुंचे, वहां पे तांत्या टोपे की सेना के साथ मिले और 1 साल वहां पे काम किया। उसके बाद आगे की सहायता के लिए राव तुलाराम भारत से भी बाहर गए, ईरान के बादशाह से मिले, अफगानिस्तान के सम्राट से मिले, इसके साथ साथ रूस के सम्राट से भी मिले। वहां से भी ब्रिटिश सत्ता को हटाने के लिए इन्होंने सहायता ली, वहां से भी हथियार गोला बारूद जो भी इनको मिल सकता था वो लिया। और अंत में 1863 में इनको एक इन्फेक्शन हो गया था पूरी बॉडी में, एक संक्रामक रोग कोई लग गया था, उसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई, वरना आगे भी ये काम करते रहते। भारत सरकार की बात करें तो भारत सरकार ने 2001 में इनके नाम पर एक पोस्टेज स्टाम्प जारी किया था इंडियन गवर्नमेंट ने। तो ये भी आपको पता होना चाहिए राव तुलाराम जी के बारे में। आगे बढ़ जाते हैं अगली न्यूज की तरफ। तो अगली न्यूज है 2002 की, मॉन्जिला फायरफॉक्स। ये आपने नाम सुना होगा, बहुत लोगों ने सुना होगा, आसान नाम है। तो मॉन्जिला फायरफॉक्स का जो आज का दिन था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आज ही इनका जो पब्लिक वर्जन है वो लॉन्च किया गया था, वो रिलीज किया गया था पब्लिक वर्जन। आज ही के दिन पब्लिक ने यूज करना इसको शुरू किया था। आज की बात करें तो आज तो इसके बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं। फायरफॉक्स 57 इस समय मेन चल रहा है, जो लेटेस्ट वर्जन है फायरफॉक्स का। तो 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी, जब पब्लिक वर्जन इसका यहाँ पर आया था।
नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं 1962 की। 1962 में द लिंकन सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स ओपन्स इन द न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में ये खोला गया था लिंकन सेंटर। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में ये है लिंकन सेंटर, जहाँ पे कई आर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने काम करते रहते हैं, बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं और बहुत सारे प्रदर्शनी वहाँ पे लगाते हैं। लगभग देखा जाए तो 5 मिलियन एनुअल्स जो विजिटर हैं वो यहाँ पर देखने आते हैं इस लिंकन सेंटर को, जो खोला गया था 1962 में, आज ही के दिन 23 सितंबर को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 1924 की। थियोडोर रूजवेल्ट के बारे में है। देखिए, थियोडोर रूजवेल्ट जो आप फोटो में देख रहे होंगे, ये एक असिस्टेंट सेक्रेटरी थे ऑफ द यूएस नेवी और हैज बीन नॉमिनेटेड गवर्नर ऑफ न्यूयॉर्क स्टेट आज ही के दिन। ये एक असिस्टेंट सेक्रेटरी थे और इनको आज ही के दिन 1924 में आज ही के दिन न्यूयॉर्क का गवर्नर बनाया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। देखिए, इंपॉर्टेंट नाम इसलिए है क्योंकि ये अमेरिका के 26th प्रेसिडेंट थे, यानी 26वें राष्ट्रपति भी बने थे अमेरिका के, और इसके साथ साथ ये 33वें गवर्नर बने थे न्यूयॉर्क के। ठीक है, देखिए 2-3 उपलब्धियां इनके नाम में हैं। एक तो 26वें राष्ट्रपति थे ये यूएसए के, उसके साथ साथ 33वें न्यूयॉर्क के गवर्नर बने थे, और इसके साथ 25वें उपराष्ट्रपति भी बन चुके हैं अमेरिका के। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 26वें हो गए राष्ट्रपति, 33वें हो गए न्यूयॉर्क के गवर्नर, और 25वें हो गए ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो ऐसे इंपॉर्टेंट ये नाम है। इनकी फेमस बुक भी है द नेवल वॉर ऑफ 1812। ठीक है, 1812 ऐसी फेमस इनकी बुक भी है, जिसकी वजह से बहुत फेमस हो गए थे। तो आज ही के दिन इनको नॉमिनेट किया गया था गवर्नर के रूप में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज 1958 में 1958 में यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है उसने आज चाइना की एंट्री पर एक वोट कास्ट किया था। ये आपको ध्यान रखना है कि आज ही के दिन 23 दिसंबर को 1958 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में चीन की एंट्री हुई थी और एक सीट चाइना को मिल गई थी। ये आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। तो ये कुछ हिस्ट्री पॉइंट थे जो आज हमने देखे। कल फिर मिलेंगे कुछ नए हिस्ट्री पॉइंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।